Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. We are going to discuss the class 11th chapter 8 atmosphere. छोटा सा टॉपिक है 3 पेज का, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा यहाँ से आए हैं। लेकिन ये भी चीज़ कहूँगा कि क्लास हमने छोटी क्लास में भी 8th में या 9th में भी चैप्टर पढ़ा था एटमॉस्फेयर का। कुछ फैक्ट्स वहाँ पर थे, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर पढ़े हैं, दोनों को कंबाइन करके हमें याद करना है। वैसे जैसे मैं रूटीन में क्लास लेता हूँ वहाँ पर वो दोनों फैक्ट्स को कंबाइन ही किया गया। यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो जो पॉइंट्स मिसिंग है आई विल ट्राई टू ऐड अप, बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द चैप्टर इज़ एटमॉस्फेयर। और अगर आप समझ पाओ तो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट यूनिट 4, इट इज़ ऑल अबाउट दीज चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द कमिंग टाइम। हर बारी आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड दिस, इंसुलेशन पे क्वेश्चन आता है, एडवेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आने वाले 3-4 दिनों में ख़त्म करेंगे। प्रेशर बेल्ट्स, विंड्स, प्लानिटरी विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, साइक्लोन्स, एयर मासेस, फ्रंट्स, देन प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें। एंड देन वर्ल्ड क्लाइमेट्स, कॉपन क्लासिफिकेशन, और वैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यही पूरी क्लाइमेटोलॉजी है जो हमने आने वाले दिनों में डिस्कस करनी। आज फिलहाल पहले ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, पेपर में क्वेश्चन पक्के हैं। आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर वैसे भी टू लाइक लाइफ इज पॉसिबल, वन ऑफ द रीजन इज एटमॉस्फेयर। बिकॉज ऑफ दिस अर्थ इज हैबिटेबल, बिकॉज अर्थ को वार्म भी रखा और ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म करने का कारण एटमॉस्फेयर ही है, राइट। एयर असेंशियल भी हमारे सर्वाइवल के लिए, और सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस may survive for some time without food and water but can't survive even a minute without breathing air. एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं और वो गैसेस अर्थ को आसपास इन्वेलप करती हैं पूरा गैसेस के साथ, और इसमें लाइफ गिविंग गैसेस हैं, ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। अगर हम इंटेग्रल पार्ट करें तो मास का एक बहुत बड़ा पार्ट एयर भी है। 99% of the total mass of the atmosphere is confined to just 32 km from the earth's surface and the air is colorless and this thing, ये सभी को समझ आ रहा है। एटमॉस्फेयर का जो 99% मास है वो सिर्फ पहले 32 किलोमीटर। दो पार्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने, एक तो कंपोजिशन ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर, दूसरा लेयर्स के ऊपर। यही दो टॉपिक्स हैं जहां पर क्वेश्चन बनता है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो गैसेस बहुत है, पानी भी, वाटर वेपर भी हैं, और डस्ट पार्टिकल्स, ये तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं एटमॉस्फेयर में। गैसेस का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है इन हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट, बहुत जल्दी गैसेस चेंज होती, निगलेजिबल हो जाएंगी जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे 120 किलोमीटर से ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल 90 किलोमीटर से ही अगर आप ऊपर जाना शुरू करोगे तो वहीं पे ख़त्म हो चुकी होगी 90 से। गैसेस में अगर बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, ये एक ऐसी गैस है जो सन से रेज आ रही हैं, उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। रादर अगले चैप्टर में पढ़ोगे दे आर शॉर्ट वेव। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से एंटर करेंगी दे विल बी अलाइंड, ट्रांसपेरेंट एक्ट करेगी, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो इनको पास होने नहीं देंगी। तो एक तरह का ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा कि भाई पहाड़ों में सब्जियां लगाई हैं, उसके आसपास खरी चद्दर लगाई जाती ताकि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा। तो ठीक उसी प्रकार ये एक शीट है कार्बन डाइऑक्साइड विच raises the temperature, that's what we call it as greenhouse effect। यही लिखा है, ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, absorbs a part of terrestrial radiation and reflects back some of it, एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस भेज देगा, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस की अगर बात करें वो नॉर्मली कांस्टेंट है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे ही आपको पता है आबादी बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता जा रहा है। दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओजोन एक अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस आपको मिलेगा, जो यूवी रेज से हमें बचाता है, यूवी रेज को फिल्टर करता है, वापस भेजेगा एंड विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस यूवी रेडिएशन विच कैन कॉज कैंसर। अब अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं, ये बहुत ही वेरिएबल है,
जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इसका कंटेंट कम होता जाएगा, तो डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। वार्म और ट्रॉपिक रीजन्स में it's just account for 4% of air by volume, while in the dry and the cold areas it can be less than 1%. डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, ये तो समझ आता है क्योंकि इक्वेटर पे भाप बनी रहेगी, गर्मी है तो भाई भाप बनती रहेगी, पानी का वाटर वेपर होता रहेगा, लेकिन पोल्स पे ठंड है तो सूखापन होगा। तो ये चीज़ लिखिए, इट एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएटेड हीट लाइक अ ब्लैंकेट, allowing the earth neither to become too cold nor too hot. डस्ट पार्टिकल्स के बारे में एटमॉस्फेयर में हमने बात की, एक तो गैसेस, एक वाटर वेपर, एंड थर्ड पार्ट इज डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल इज अगेन ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें कौन से आएंगे, सॉइल के फाइन पार्टिकल्स, सी सॉल्ट्स, एश, पॉलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटेओर्स। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, येट कन्वेक्शनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेटर हाइट्स। अगर कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं, जो गर्म हवा ऊपर को जाती है, तो मे बी ये उनको डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर लेके जाएं। हाई ज़्यादातर ये कहाँ पर मिलते हैं आपको, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में, ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ये पॉइंट टू बी नोटेड है जी। और डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक, ये वर्ड क्लाउड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, जब ये हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हवा में होंगे तो इनके आसपास वाटर वेपर टच होना शुरू हो जाएगा और जुड़ते जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक प्रॉपर एक क्लाउड बन जाएगा जिसको हम फॉग कहते हैं। इट विल कीप ऑन कंडेंसिंग एंड दैट विल फॉर्म अ फॉग। अब स्ट्रक्चर की बात करो एटमॉस्फेयर की, तो उस पर देखते हैं जी। ये ग्राफ पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज़ चेक करिए, इन्होंने कहीं भी उसको बहुत फोकस नहीं किया, लेकिन एक बारी यूपीएससी ने इसी पे फोकस करके क्वेश्चन बनाया। तो टेबल्स कुछ भी हों एनसीईआरटी के, उनको फोकस करना है। सबसे पहले इनका ऑर्डर पूछ सकता है लेयर्स का। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर आयनोस्फेयर जिसको थर्मोस्फेयर कहते हैं, फिर एक्सोस्फेयर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रोपोस्फेयर में अगर आप देखो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। इसमें टेम्परेचर इसमें डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। ये ऑर्डर याद रखिए, यही हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में। फिर आप जैसे जैसे हाइट और ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन इंक्रीजेस। ये आपको पता होना चाहिए। एवरीबडी क्लियर? ऑर्डर भी याद होना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर जिसको थर्मोस्फेयर, और लास्ट एक्सोस्फेयर। जो लोअर मोस्ट लेयर है जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट 13 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर हम बात करें इक्वेटर और पोल्स पे, इक्वेटर पे इसकी हाइट ज़्यादा होगी, कम से कम 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन पोल्स पे अगर मैं बात करूं, इट रीचेज टिल 8 to 10 किलोमीटर। यहाँ पर इतना पोल्स पे और यहाँ पर ज़्यादा। इसका कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स। क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब गर्म हवाएं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गर्म हवा ऊपर उठती जाती है। दिस लेयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, वाटर। रादर सारी लाइफ ही ट्रोपोस्फेयर पे है, और चेंजेस इन द क्लाइमेट, वेदर, क्लाउड सारे ट्रोपोस्फेयर में ही है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस विद 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर, जिसको हम बाद में बात करेंगे लैप्स रेट कहेंगे। और सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। उसके बाद जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा उसको कहेंगे ट्रोपोपोज, उससे ऊपर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में, यहाँ पर तो कांस्टेंट रहेगा। ये ट्रोपोपोज में देयर विल बी कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉर्मली -80 डिग्री over the equator and -45 degree over the pole. Here is nearly constant. It is called tropopause. स्ट्रेटोस्फेयर में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था एरोप्लेन्स फ्लाई, यहाँ पर उन्होंने वो बात की नहीं। और ये एक्सटेंड करता है टिल 50 किलोमीटर। यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है, ओजोन लेयर जो हमें यूवी रे से बचाती है। और आपको ओजोन लेयर के बारे में ये भी पता है कि इसको बचाने के लिए प्रोटोकॉल साइन किया गया हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिसिंग है, जो लेकिन बार बार यूपीएससी पूछ रहा है ओजोन लेयर के बारे। ओजोन लेयर को मेजर करने का जो यूनिट है उसका नाम है डॉप्सन, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेसोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फीयर के बाद, जो कि 80 किलोमीटर तक आगे एक्सटेंड करता है। स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। जहाँ पर मीजोस्फीयर खत्म होता है उसको कहते हैं मीजोपोज। इट्स द कोल्डेस्ट लेयर। देन नेक्स्ट इज आयनोस्फीयर, 80 to 400 के बीच में जो आयंस मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं। ये जब इधर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो वापस ट्रांसमिट होंगे, तो रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद हाइट इस लेयर में, और हॉटेस्ट लेयर कहा जाता है किसको? आयनोस्फीयर को। कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है मेसोस्फीयर को, और आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी कहा जाएगा। इज एवरीवन क्लियर? द uppermost part of the atmosphere lying above the thermosphere is known as exosphere. Highest layer, very little is known about it till now, extremely rarefied in this layer, and the gradually merges with the upper atmosphere. Although all layers of the atmosphere must be exercising influence of us, geographers are concerned with the first two layers, troposphere or stratosphere. इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड देन प्रेसिपिटेशन। और इन्हीं चैप्टर्स को आगे अगली में समझना। मेजॉरिटी क्वेश्चन इस क्लाइमेटोलॉजी से यहीं से आने हैं। आशा है कि सभी को क्लियर हो गया ये चैप्टर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ डू हिट अ like button on this video and do comment if you really understood and do share this video with other people. एक वर्ड रोज आपको इस क्लास में भी दिया करूंगा, लिख लीजिएगा वर्ड। द वर्ड इज coveted. coveted means the most desired. रोज का वोकैब का भी एक कहानी डालेंगे जी इनमें, ताकि वोकैब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग करके ही छोड़ो। द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग इज कोवेटेड, याद रखिएगा। इसका सेंटेंस हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि समझ आ सके सभी को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।